हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन जो लास्ट टॉपिक था एटॉमिक मॉडल्स का, उसमें अपन ने जैसे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। उनके पॉस्टुलेट्स, उनके डिसएडवांटेज या मैं कह दूँ ड्रॉबैक्स। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो अपने पास नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट था। जो इससे पिछले वाले जितने मॉडल्स थे उनके कंपेयर में उसने बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में इन्वेंट किया। पहले इसने ये कहा, पहला पॉइंट क्या था वो देखते हैं अपन। पहले इसने ये कहा कि एन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलेट पाथ में क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। क्या कह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है वो सर्कुलेटरी पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, जिसको इसने क्या कहा था, ऑर्बिट कहा था। किसने? रदरफोर्ड ने। तो इसने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है तो ड्यूरिंग रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। या मैं कह दूं ये एनर्जी को न तो एब्जॉर्ब करता है न ही इमिट करता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो एनर्जी क्या करता है, इमिशन करता है, और मतलब लास्ट लॉस करता है या इमिट करता है, और लास्ट में किसमें प्लग हो जाता है, न्यूक्लियस में प्लग हो जाता है। लेकिन नील्स बोर ने ये कहा कि an electron move around the nucleus in circulatory orbits, these electrons neither be absorbed nor emit the energy। यानी जब रिवॉल्व हो रहे होते हैं उस समय न तो वो इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और न ही वो एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो ये चीज ध्यान में कि यहाँ जो रिवॉल्व हो रहा है ये जो पाथ है उसको अपन उसने क्या नाम दिया, सर्कुलेटरी या सर्कुलर ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं ये ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं वो एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करते हैं नहीं इमिट करते ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग। चल सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन अराउंड द मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स फॉर विच द देयर एंगुलर मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो देखिए द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम दैट मींस mvr इज इंटीग्रल विद द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h अपॉन 2 पाई। अब सुनिए, एंगुलर मोमेंटम अपने पास क्या होता है, mvr होता है, जो किसके इक्वल होता है, nh अपॉन 2 पाई के लिए। ये उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जो सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो n है ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल से। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से अगर याद नहीं रख पाएंगे कोई बात नहीं, इनको आप ऑर्बिट्स भी कहते हैं। जो आप 1 2 3 4 या k l m n इस तरह से आपने पढ़ा है, ठीक है। और जो h है वो h अपने पास क्या है, प्लांक प्लांक कांस्टेंट है सर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एच क्या अपने पास, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, ठीक है। पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14 होती है। और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है, रेडियस ऑफ बोर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कह दो, क्योंकि यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है सेंटर से इस सर्कुलेटरी पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो जो डिस्टेंस है वही अपने पास क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना। तो ये कह रहा है कि सेकंड पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहे हैं वो उन सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है। अब सुनिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहला ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है यहाँ पे या यहाँ पर।
तो इनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो देखिए n की वैल्यू अपने पास क्या होगी यहाँ पर 1 2 3, तो एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू इसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिटर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1h अपॉन 2 पाई या h अपॉन 2 पाई, क्योंकि n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1। दूसरा देखिए mvr सेकेंड ऑर्बिट के लिए mvr इज इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल कर दो, बचा क्या h अपॉन पाई। अगर ऐसे मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूँ तो mvr इज इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई। ऐसे अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करता हूँ तो mvr इज इक्वल टू 4h अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 2h अपॉन पाई। तो इस तरह से अपन हर एक ऑर्बिट का जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे 2 पॉइंट्स जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। आगे समझ में चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्व हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी प्रोवाइड करूं तो वो एनर्जी को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। क्या कह रहा हूं कि ये मेरे पास कुछ सर्कुलेटिंग ये एनर्जी लेवल्स है, ध्यान रखना इनको क्या बोलते हैं अपन एनर्जी लेवल्स, ये ध्यान रखना भाई, ये E1 ये E2 ये E3 E4 इस तरह से अपन E इंफिनिट तक चलते हैं, ठीक है। यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब मैंने क्या कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, मैं खुद प्रोवाइड करा रहा भाई, अपन प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सटर्नली। तो यहाँ जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स में क्या करेगा जंप करेगा। क्या कह रहा हूँ जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएगा जंप करेगा। फिर ये कह रहा है कि व्हेन जब जंप करेगा तो फिर यहां जाने पर जो इलेक्ट्रॉन है जो जंप करके चला गया उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी का कम होगी। क्या कह रहा हूँ एनर्जी का मतलब ज्यादा होने का मतलब है स्टेबिलिटी का कम होना या डिक्रीज होना। तो अब होगा क्या कि वो वापस एनर्जी को इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ, वही रेडिएशन की बात थी, रेडिएशन में फोटॉन होते ही है। तो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी को इमिट करेगा तो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल्स में वो क्या करेगा मूव करेगा। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं इमिशन, और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, देखिए थर्ड पॉइंट, व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन to an atom, its electron get excited by absorption of energy। जब किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जंप टू ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स, यानी हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी द इलेक्ट्रॉन emit the energy and fall back again in lower energy levels by emitting of energy in form of photons। अब फोटॉन्स के बारे में प्लांक ने बताया था, प्लांक क्या कहता है वो भी देखेंगे। द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी, अब जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एनर्जी किसके इक्वल है एच न्यू के, जिसको अपन प्लांक इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये जो इक्वेशन जो किसने बताई थी प्लांक थ्योरी के अंदर प्लांक ने बताई थी, जहाँ एच क्या प्लांक कांस्टेंट और ये प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.62 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होती है, और एच न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी होती है c अपॉन लैम्डा के इक्वल, या मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। बस ये था अपने पास थर्ड पॉइंट। अच्छा देखो, अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोअर से हायर एनर्जी में जा रहा है तो जो टोटल डिफरेंस इन एनर्जी है वो कैसे निकाल लोगे E2 माइनस E1 से, यानी यहां से एनर्जी है ये वाली, इस एनर्जी को आप क्या कह सकते हो डेल E, और डेल E इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड एनर्जी भी कह सकते हो, क्वांटाइज्ड एनर्जी।
ठीक है। तो यहाँ ये H कैसे हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी एटॉम को अपन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप अब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा, फिर वापस स्टेबिलिटी के लिए वापस अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, और जब एनर्जी को लूज कर रहा है, इमिट कर रहा है, उस प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, इमिशन कह सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट में ये कहता है कि जब अपन रदरफोर्ड की बात करते हैं तो उसने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स, तो वो एनर्जी को लूज करता है और घूमते घूमते या रिवॉल्व होते होते वो किसमें प्लग हो जाता है, न्यूक्लियस में। लेकिन नील्स बोर ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा होता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स वर्क करते हैं। क्या कह रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स वर्क करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस लगता है, क्या कह रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस लगता है। इसकी वैल्यू होती है mv²/r और इसकी जो वैल्यू होती है वो z²/r² होती है। तो ये ध्यान रखना कि अब जब इलेक्ट्रॉन पर अराउंड द न्यूक्लियस जब रिवॉल्व हो रहा है तो उस पर दो फोर्स वर्क करेंगे, एक उसको बाहर की ओर लेके जाएंगे और एक अंदर की ओर लेके जाएंगे। तो एक फिक्स स्टेशनरी स्टेट या एक सर्कुलेटरी ऑर्बिट में वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व हो रहा होता है, तो वो एनर्जी को अंदर लूज कर रहा होता है, नहीं एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसका मतलब वो सर्कुलेटरी पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स z²/r² और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है। चलिए फटाफट ये बात समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे अपन इसी मॉडल के अंदर जिसके जो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेटिव होते हैं तो कौन कौन से वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बोर रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे और थर्ड एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये तीन पॉइंट अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोर एटम की रेडियस की, तो देखिए रेडियस के बारे में अपन कैसे अपन इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, समझिएगा। यहाँ इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स है वो टुवर्ड द न्यूक्लियस लग रहा है, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी ze²/r² के इक्वल है, इसको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है। दूसरा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू होती है mv²/r के, और ये जो कूलम्बिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या है, इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूँ रेडियस के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आर इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कह दूं तभी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस चारों ओर बिना किसी लूजिंग ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। तो अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है अपने पास ze²/r² और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था अपने पास mv²/r। ठीक है, ये था अपने पास, यहाँ से r कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग क्या रहेगा ze²/r इक्वल टू mv² बच गया, mv² रह गया। अब अपन जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है mvr इक्वल टू क्या होता है nh/2π होता है। तो यहाँ से v निकाल दीजिए, v इक्वल टू क्या हो जाएगा nh/2π m r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ v² है और यहाँ v है, तो इसको भी क्या करो दोनों तरफ से स्क्वायर कर लीजिए, nh/2π mr²। ये क्या हो जाएगा v² इक्वल टू n²l/4π² m² और r²। वापस देखिए यहाँ से देखो ये n² हो जाएगा, h² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, π² m² और r² हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तब ये वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं, तो देखिए ze²/r इक्वल टू m इंटू n²h²/4π² m² यहाँ से इस m से इस n को काट दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये जो r है वो इस r से कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग क्या रहेगा ze² इक्वल टू n²h²/4π²
आर बच गया। और अपने को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ बॉल एटॉमिक मॉडल। तो इस आर को इधर ले लीजिए, जेड को इधर ले लीजिए। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, देखिए एम जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है अपने पास बोर एटॉमिक रेडियस का। बात समझ में आई? वापस देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एक तो कूलम्बिक फोर्स जिसको अपन कह रहे हैं टुवर्ड द न्यूक्लियस लग रहा है, और एक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस लग रहा है। टुवर्ड द जो न्यूक्लियस लग रहा है वो क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अवे फ्रॉम द जो न्यूक्लियस लग रहा है वो क्या है, एम स्क्वायर अपॉन आर हो रहा है। ठीक है, ये दोनों फोर्स इक्वल है तो मैंने यहाँ इसको इक्वल कर दिया, आर से आर कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग क्या रहेगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। जहाँ बी स्क्वायर जो अपन ने निकाला वो किससे निकाला, एंगुलर मोमेंटम से निकाल लिए। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यहाँ वैल्यू जैसे पुट किया आपने, बचा क्या जेड ई स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल हो गया, एम से ये एम कैंसिल हो गया, जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर बच गया। ये लीजिए, जब अपने को क्या निकालना है, आर निकालते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर को इधर ले लीजिए और जेड स्क्वायर को इधर ले लीजिए। तो रिमेनिंग अपने पास क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर आ गया। ये था अपने पास बोर एटॉमिक मॉडल का फॉर्मूला, जो कैसे डिराइव हुआ ये अब आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेडियस ऑफ एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल निकाल ली, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहां से अपने को क्या करना है कि जो एन और जेड की बात की जाए तो जो वेरिएबल है उसको निकाल लीजिए। ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू बचा गया रिमेनिंग एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जिसमें h या प्लैंक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकंड होती है। ये रख दीजिए, h की वैल्यू अपन जानते हैं 4 की वैल्यू अपन जानते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 रख दीजिए, m की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए मास को 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना है 4.8 × 10⁻10 ESU। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये जो वैल्यू है यानी एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जो कांस्टेंट है ये इक्वल होगा किसके, जब इसकी सारी वैल्यू रखेंगे तो ये जगह 0. ये इक्वल हो जाएगा अपने पास 0.529 के। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ये इक्वल हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ गई? अब इस एंगस्ट्रॉम को आप फर्दर चेंज कर सकते हैं आगे मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये आर इक्वल किसके हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला डेराइव हो गया, वो क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखिए यहाँ से फिर अपन इक्वेशंस बना सकते हैं इसी फॉर्मूले से बेस्ड। वो क्या क्या बना सकते हैं, देखिए अगर आपको डिफरेंट रेडियस दे दी जाए यानी रेशियो ऑफ रेडियस पूछा जाए, कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या निकाल लिया, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये निकाल लिया मैंने। अब देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, अच्छा जेड तो मैंने इधर ले ली, सॉरी जेड इधर ले लिया भाई, ठीक है जेड इधर रख लिया था मैंने। अब देखो ये वैल्यू अपने पास क्या है कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं। जहां मैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाऊंगा तो जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब सुनिए यहाँ क्या करना है आपको कि अगर मैं ये कहूं कि रेडियस रेशियो पूछा जाए, क्या कह रहा हूं रेडियस रेशियो पूछा जाए अपने पास, तो अपने पास क्या होगा, इसी फॉर्मूले बेस्ड दो फॉर्मूले अपन डेराइव कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए n की वैल्यू क्या है अपने पास r प्रोपोर्शन एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो यहाँ अगर मैं पहले n को कांस्टेंट रख लूं यानी n को 1 के इक्वल रख लूं तो r इनवर्सली हो जाए 1 अपॉन जेड के। क्या कह रहा हूं, अगर मैं
एन को अगर कांस्टेंट रख लेता हूँ तो आर किसका इक्वल होगा 1/z के, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अगर आर इक्वल टू हो जाए R1 एंड R2 के और z इक्वल हो जाए Z1 एंड Z2 के, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ R1/R2 इक्वल टू 1/Z1/1/Z2, जिसको कह सकता हूँ Z2/Z1 लिख सकता हूँ। यानी लिख सकता हूँ मैं इसको R1/R2 आर इक्वल टू Z2/Z1। कब? जब n अपने पास कांस्टेंट हो। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब n की वैल्यू अगर अपने पास कांस्टेंट हो तो अपने पास क्या हो जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z, और z को मैं क्या मान लूँ Z1 और Z2 मान लूँ, और r को क्या मान लूँ R1 एंड R2 मान लूँ। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ R1/R2 इक्वल टू क्या निकाल सकता हूँ Z2/Z1। सेम हियर अगर मैं इसकी बात करूँ, n की बात करूँ, n² z है, तो अगर मैं z को कांस्टेंट रख लेता हूँ, क्या कह रहा हूँ, अगर z को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो रेडियस जो है वो R1 एंड R2 है, और n क्या है N1 एंड N2। तो देखिए r इक्वल टू क्या हो गया अपने पास R1/R2 कर दो, इसको मैं रेडियस रेशियो निकाल दूं, R1/R2 इक्वल टू N1² N2²। तो सीधा सीधा यहाँ से अपन दो फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से जो बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उसमें जो रेडियस का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहले मैंने कौन से फॉर्मूले की बात कर ली है, रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल की। इसमें जो तीन फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, और एक डायरेक्ट आपको ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो ये तीन फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बोर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और फिर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा इसको, और जो फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं खुद कराऊंगा आपको और भी कुछ क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, हैव अ नाइस डे।